दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जीवन में तमाम उपलब्धियां हमें अच्छी लगेंगी। इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान हमको सिर्फ एक बिंदु पर देना है, तो वो स्वयं के केयर पर देना है, स्वयं को स्वस्थ रखने पर देना है। इसी बात को ध्यान में रखकर विगत दिनों हमने आपको तनाव से बचने के उपाय बताए थे। अब आप आज हम ये चर्चा करेंगे कि तनाव कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। तो दोस्तों, तनाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, भारी तनाव और पुराने तनाव। भारी तनाव का मतलब एक्यूट स्ट्रेस। भारी तनाव आमतौर पर कम समय के लिए होता है। काम की अधिकता, अधिक समय तक काम में लगे रहने या मामूली दुर्घटना हो जाने, मीटिंग समय सीमा से ज़्यादा हो जाने का दबाव, शारीरिक श्रम की अधिकता, या कुछ ढूंढ रहे हैं या कुछ खोज रहे हैं, गुमी हुई चीज घर में मिल नहीं रही है, तो इस प्रकार के तनाव से सिर दर्द आदि और तेज दिल धड़कने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव या शरीर दर्द का अनुभव होता है। तो एक संस्थान की दृष्टि से अगर देखें तो एक सचिव का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। उसे अपने नियोक्ता के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य समय सीमा में करने पड़ते हैं, जैसे एजेंडा तैयार करना, बैठक करवाना, कार्रवाई विवरण लिखना और अपने पदी कर्तव्यों को पूरा करना। इसके कारण तनाव होना एक लाजमी बात है, किंतु काम पूरा होते ही यह तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। अर्थात हम कोई गुमी हुई चीज ढूंढ रहे हैं और वो मिल जाती है तो तत्काल वो तनाव दूर हो जाता है। पुराने तनाव, क्रोनिक स्ट्रेस। तनाव का यह प्रकार सभी प्रकार के तनाव से गंभीर माना जाता है। यह तनाव लगातार कई महीनों, कई सप्ताह, कई दिनों तक बना रहता है और कई बार वर्षों तक बना रहता है। इस प्रकार का तनाव परिस्थिति जनक उत्पन्न होता है, जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाना या कमजोर आर्थिक स्थिति से गुजरना, पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास जाना, पुरानी बीमारी और जीवन में मनचाही सफलता न मिलने आदि बातों को लेकर ये तनाव हो सकता है। और कई बार लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उनको किसी प्रकार का कोई तनाव है, हालांकि वो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानियों से गुजरते रहते हैं। तो यदि किसी प्रकार का तनाव महसूस होता है तो तत्काल डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि तनाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। तनाव के क्या चरण होते हैं वो समझ लीजिए। तनाव को 3 चरणों में बांटा गया है। एक होता है अलार्म स्टेज। यहाँ तनाव उत्पन्न होने का ये पहला चरण है। एक प्रकार से हमारा मस्तिष्क हमको संकेत देने लगता है, हमको शरीर में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है। कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, भारीपन महसूस होता है, या दिल बहुत तेजी से धड़कता है, या वो हमको बीपी या की शिकायत हो सकती है, या ज्यादा पसीना आ सकता है। दूसरा चरण होता है रेसिस्टेंस प्रतिरोध चरण। काम के स्थान में या काम करने के दौरान ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हमारे शरीर में कार्य क्षमता घट रही है, या हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, और इस वजह से हम इसका कारण चिंतित रहना हो सकता है, या कुछ बातों को हम भूल भी जाते हैं। थकावट का चरण, एग्जॉस्शन स्टेज। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है, या शरीर पूरी तरह से थोड़ा काम करने के बाद थका हुआ महसूस होने लगता है। इस प्रकार ये जो चरण होता है वो थोड़ा गंभीर माना जाता है, इसको गंभीर चरण कह सकते हैं। रक्तचाप का स्तर बढ़ने लगता है, तो
एक शारीरिक और मानसिक परेशानी बनी रहती है और दिल की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो कोई भी प्रकार का तनाव हो, किसी प्रकार की तनाव की स्थिति अगर महसूस हो रही है तो सबसे उत्तम उपाय है कि उसके एक्सपर्ट या जानकार से हम मिल लें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मन की सोच है, ये आसानी से दूर हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है। एक्सपर्ट के बताए निर्देश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है स्वाभाविक रूप से कि तनाव किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है। तो एक सचिव के रूप में अगर हम तनाव की बात करेंगे तो संगठन के में रहने के कारण तनाव, जैसे बढ़ता कार्य और लक्ष्य, ज्यादा काम है और टारगेट बहुत जाता है, हमें यह सचिव को महसूस होता है कि उसके साथ वेतन को लेकर भेदभाव हो रहा है, या उसको वेतन उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, या उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जितनी मिलनी चाहिए। संगठन के कठोर नियम और कायदे हों तब भी आप सचिव को तकलीफ होने लगती है। नियोक्ता बॉस का व्यवहार पसंद ना हो, नियोक्ता या संगठन के कर्मचारियों से सामंजस्य न बैठे, निर्णय में भागीदारी ना हो उसकी, या बहुत कम भागीदारी हो, कार्य की बहुत ज्यादा अधिकता हो, चुनौतियों से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, या अपने पद के कामों को लेके वो संतुष्ट न हो, या प्रमोशन के बहुत कम अवसर मिलते हो। संगठन का औपचारिक ढांचा और केंद्रीकरण भी तनाव का कारण हो सकता है। तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण भी तनाव कारण हो सकता है, क्योंकि शुरू में उसमें काम करते नहीं बनता। तनाव के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, जैसे परिवार, सहयोगी और नियोक्ता की उम्मीद के हिसाब से काम न करना, आक्रामक होना, क्रोधी स्वभाव का होना, जरा सी बात में गुस्सा जाना और कार्य के दबाव को महसूस करना, पारिवारिक आर्थिक समस्या या कैरियर में अचानक बदलाव हो जाना, नौकरी को लेकर चिंता सताना, लगातार एक सा काम करना, स्वास्थ्य खराब बने रहना, कार्यस्थल में सुरक्षा की कमी महसूस करना, सामाजिक हिस्सेदारी कम रखना, समाज में हो रही गतिविधियों में कम भाग लेना, कार्य में गोपनीयता की कमी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होना, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अपनी बात किसी से खुल के ना कह पाना, भय और बेवजह की चिंता पाल लेना मन में कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अनियमित जीवन शैली, कभी भी सोना कभी भी और देर से सोना, देर से जागना, खान पान में संतुलित आहार की कमी होना, इन भावना से ग्रसित होना, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी कई बार तनाव हो जाता है, जबकि ये वास्तविकता में ऐसा होता ही ना हो। अति महत्वाकांक्षी होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है। तनाव के चरण हम अपन समझ चुके हैं। तनाव के लक्षण एक प्रकार से व्यक्ति को महसूस होने लगते हैं। सामान्यतः जो तनाव के लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे वजन बढ़ना, अचानक से वजन बढ़ते जा रहा है तो व्यायाम, कसरत ये करना जरूरी है। वजन बढ़ना भी एक तनाव का कारण हो सकता है, या तनाव की वजह से वजन बढ़ सकता है। क्योंकि व्यक्ति चाहे दुबला हो या मोटा, स्ट्रेस हार्मोन की बढ़ती हुई मात्रा मोटापा को बढ़ाती है। कुछ व्यक्ति तनाव की स्थिति में आवश्यकता से अधिक ज्यादा भोजन करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर में जो कैलोरी होती है वो बर्न नहीं हो पाती और कैलोरी इकट्ठे होने लगती है। मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है। तनाव के लक्षण अगर आपको किसी व्यक्ति को महसूस होते हैं तो उसको डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तनाव के लक्षण में है मांसपेशी में तनाव महसूस होना। तनाव के दौरान जो हार्मोन निकलते हैं वे न सिर्फ हाई बीपी को जन्म देते हैं बल्कि हृदय गति को बढ़ाते हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी सख्त कर देते हैं। लगातार चेयर में बैठे रहने या ठीक ढंग से न बैठने से भी कई बार मांसपेशियों में तनाव पैदा हो जाता है। पेट दर्द की समस्या, कई बार लोगों को तनाव के चलते
पेट दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। बालों का झड़ना, दीर्घकालिक तनाव से बाल झड़ने की समस्या पैदा हो जाती है। ये हार्मोन्स अस्थायी रूप से आपके बाल पर भी असर डालते हैं। भूलने की प्रवृत्ति, तनाव बढ़ने से व्यक्ति जो है चिंता में आ जाता है और चिंता में हो जाने के कारण कई बार वो महत्वपूर्ण बातों को भूल जाता है या उसके स्मृति से वो विस्मृत हो जाती है। और तनाव, विस्मृति की असली जड़ तनाव है। इसको समाप्त करके स्मृति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और पलकों का भड़कना, कई बार आदमी तनाव में रहता है तो उसकी पलक भड़कती है। यदि आपकी पलक भड़कती है तो आप उसको जो है गंभीरता से ले सकते हैं और आंखों को बंद कर लें और सारे विचार दिमाग से निकाल दें। गहरी सांस लें, खुद को रिलैक्स महसूस करें। मुहासा होना, मुहासा चेहरे में जो दाने निकल आते हैं, दीर्घकालिक तनाव के कारण ऐसा होता है। एंड्रोजन की अधिक मात्रा त्वचा में दरारों का कारण बन सकती है। निद्रा विकार, ये एक कॉमन समस्या है। देर रात तक जागने और देर से सोने के कारण वो व्यक्ति अनियमित जीवन शैली के कारण व्यक्ति को निद्रा विकार हो जाता है। जब वो सोने जाता है तो कई घंटों तक नींद नहीं आती और नींद आ जाती है तो फिर देर से नींद लगती है तो फिर वो देर से सोकर उठता है या फिर जल्दी सोकर उठ जाता है तो ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई। उसको पूरी तरह रिलैक्स महसूस नहीं होता और थकावट महसूस होती है। जो इस प्रकार तनाव से, निद्रा विकार से बचना है तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। अर्ली स्लीपिंग एंड अर्ली मॉर्निंग के सिद्धांत का पालन करना बहुत जरूरी है। तनाव चिकित्सा बड़ी आसान है। ये मन और भावनाओं के बीच एक दरार है जिसके कारण तनाव पैदा होता है। इसको, ये मन को आसान कर देता है, स्थिर कर देता है और अस्वस्थता महसूस होती है, लेकिन इससे बड़े आसानी से निपटा जा सकता है। इसमें कुछ उपाय अगर अपनाए जाएं तो तनाव से आप दूरी बने रहेंगे। जैसे कभी किसी प्रकार का नशा का सेवन ना करें, यथासंभव एक समय में एक ही काम मन लगाकर करें। आवश्यक घंटे नींद लेना आवश्यक है। 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है और शरीर को विश्राम देना बहुत जरूरी है। आज हो सकने वाले कार्य को कल में न टालें, आज ही उसको कंप्लीट करके छोड़ें। संसार में होने वाले बदलाव, परेशानियां, कठिनाइयां या कष्ट को अपने दिमाग में न डालें और अपने सिर में न ला दें। जिम्मेदार लोगों पर ही जिम्मेदारी डालें, क्योंकि अगर आप गैर जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दे रहे होगे और वो समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। काम को व्यवस्थित ढंग से करें। कुछ कष्ट सहने के लिए मन को तैयार रखें। समस्या जीवन का अंग है। समस्या आएगी तो समाधान लेके आएगी, इसलिए उसको, समस्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है, बिल्कुल लाइटली लेना है। ये सोच के लेना है कि समस्या है तो उसका निदान भी हो जाएगा। वस्तुओं को सही स्थान पर रखें ताकि आपको अनावश्यक रूप से इधर उधर ढूंढना ना पड़े। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें किंतु उनको झिड़कने की आदत न डालें। गंभीर निर्णय बहुत सोच समझ के और जांच पड़ताल करके लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय से उसका परिणाम भी गलत आ सकता है और उससे हमको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न तो किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करें, ना ही किसी व्यक्ति पर शंका करें, अत्यधिक शंका करें। सुख के पीछे ना दौड़ें
और नकारात्मक सोच वाले नेगेटिव मानसिकता के लोगों से बहुत बच के रहें। बिना आवश्यकता के खरीदी ना करें। घर में फालतू चीजों को समय समय पर छांटते रहें। पुस्तक ज्यादा से ज्यादा अच्छी सकारात्मक सोच वाली पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपका मेंटल पावर बढ़े, मेंटल हेल्थ आपकी बढ़े, मेंटल रूप से आप स्वस्थ रहें। तो सकारात्मक सोच वाली पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। भोजन की पर्याप्तता पर ध्यान दें और संतुलित आहार करें। आपके भोजन में हरी सब्जियां और विटामिन मिनरल्स वाली चीजें शामिल होना चाहिए। पुराने अतीत को बिल्कुल याद ना करें। दूसरों की बातें पहले सुनना सीखें और सुनकर जो बात काम की हो तो उस पर विचार करें, अन्यथा उसको एक कान से सुने और दूसरे कान से टोटल निकाल दें। काम को पूर्ण कर आनंद की अनुभूति होना चाहिए। काम में मन लगाएं। बड़ा वर्क है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, छोटी छोटी कमियों पर ध्यान ना दें, छोटे छोटे लॉस पर ध्यान ना दें। ये समझें कि इट्स द पार्ट ऑफ वर्क। क्रोध को त्यागे और क्षमाशील बने। मानवता को बढ़ावा दे। परहित सरिस धर्म में नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो हमें परहित पर ध्यान देना है, लोगों की मदद करना है, हेल्प करना है। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है, खुशी मिलती है। जब भी समय मिलता है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है या इंडोर गेम खेलें, बच्चों के साथ खेलें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। और अगर आपके पास समय हो तो कुछ समय मौन रहें, मेडिटेशन करें, योग करें, ध्यान करें। और अगर और ज्यादा समय है आपके पास तो आप पैदल टहलें, लगभग आधा 1 किलोमीटर पर डे चलें। तो ये तनाव दूर करने के कुछ उपाय मैंने आपको सुझाया हूं। तो ये कॉमन सुझाव है, आप लोग भी इन सब चीजों को जानते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग। तो इसको बताना बच्चों के हित में जरूरी है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग बंद करें, एक समय में एक ही काम करें। और स्वयं को समय देना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर, क्योंकि धन गया तो कुछ गया, और अगर स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ की थ्योरी पर आपको काम करना है। हर व्यक्ति को हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ रहेगी तो सब अच्छा लगेगा, और हेल्थ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी चीज में मन नहीं लगेगा। कोई कितनी भी अच्छा कार्य करे वो आपको तब तक पसंद नहीं आएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं है। तो हेल्थ इज वेल्थ के सिद्धांत पे काम करना है और हमेशा खुद को समय देना है और खुद का ध्यान रखना है। और आप सब समझदार हैं, स्वयं का दिमाग लगाना है अपने आप की केयर करने के लिए। और अगर आप कोई कलात्मक अभिव्यक्ति, संगीत वगैरह, गिटार, हारमोनियम या कुछ भी बजाना जानते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो बजा सकते हैं। उससे आपका मन बहल सकता है, आप अच्छा संगीत सुन सकते हैं, कोई धार्मिक सीरियल देख सकते हैं, जिससे भी आपको सुख व शांति अनुभव होती है। घर में रहकर उस कार्य को करने पर जोर दें। कभी भी अपने पास नेगेटिव गतिविधियों को भटकने न दें और नकारात्मक विचारधारा के लोगों से दूरी बनाकर रखें और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हमेशा सोचें कि
सब अच्छा है, एकदम खुशमय हमको रहना है और खुशमय वातावरण बना के रखना है। तो दोस्तों अभी आगे और भी बिंदु है, उन पे बात करेंगे।